नमस्कार। धर्म पढ़े मीमांसा सुनने में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो हम लोग जब प्रख्यात विकास शास्त्री और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक की विशेषज्ञ विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया से जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो हाल की घटनाओं में और स्पष्ट होकर हम लोगों को कुछ नट करतब करता दिखता है, कुछ विचित्र सा नजर आ रहा है। कभी ये बोलता है, कभी वो, कभी ऐसे करता है, कभी वैसे। और बड़ी बड़ी घटनाएं जो अंतरराष्ट्रीय होती हैं उसमें प्रमाण मिलते हैं कि इसी का हाथ है। श्रीलंका हो, उसके पहले जो अरब स्प्रिंग है उसमें जो करतूतें की, फिर इसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। तो ये जो है ऐसे में लगता है कोई बड़ा षड्यंत्रकारी भयंकर राक्षस है। और कहीं ऐसे बात करता है कि पोंगा भी नजर आता है और कहीं बड़ा मित्रवत नजर आता है। तो ये तो एक विचित्र नट करतब करता हुआ नेशन स्टेट भी नजर आता है, यानी उसके सारे राजनेता विचित्र नजर आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम केडिया जी से इसके विषय में जानें कि इसका स्वभाव क्या है, जिससे कि कम से कम अगले 10-12 वर्ष तो निश्चित रूप से भारतवर्ष से इसकी सघन अंतःक्रिया होगी, इससे कुछ लेना देना रहेगा। और ये सब जगह कोई इससे नहीं भी लेना देना रखे तो ये सब जगह टांग अड़ाने पहुंच जाता है। चीन ने किसी ने प्रचारित किया कि चीन ने कोई लौह कपाट कर लिया है, अपने आप को सबसे आइसोलेट किया है। फिर पता चला कि ये कहाँ घुस गया है कि चीन में सबसे ज्यादा इसकी कंपनियां काम कर रही हैं और उसको कम्युनिस्ट देश कहते हुए भी ये सबसे ज्यादा मुनाफा वहीं से कमा रहा है, जबकि मुनाफा कमाना पूंजीवाद का लक्षण माना जाता है। तो ये विचित्र सा है और कहीं भी प्रवेश कर जाता है, कहीं भी संपर्क कर लेता है, या कहीं के राजनेताओं से चुपके से संबंध साध लेता है। और ये भी कहता रहता है कि हमारी तो कोई निकटता नहीं है, और कहीं निकटता दिखा के दुश्मनी करता है, कहीं दुश्मनी दिखा के निकटता करता है। तो इसके स्वभाव को जानना है। तो अभी जो इसने नेपाल में किया, ये तो स्पष्ट है कि नेपाल में जो भी होगा वो चीन तो करेगा नहीं, क्योंकि चीन समर्थक शासन था और उसी को सबसे अधिक हानि हुई है। तो दो का ही संभावना थी, चीन और अमेरिका। तो साफ साफ दिख रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये किया है, लेकिन ये सही है या नहीं ये हमें केडिया जी बताएंगी। और थोड़ा वो बताएंगी इसके स्वभाव के बारे में और अधिक, कि अगले कुछ वर्षों तक भारत के राजनेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को और हम सब साधारण प्रबुद्ध नागरिकों को भी किस तरह इसे देखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रोफेसर केडिया जी। जब पंकज जी मेरी बड़ाई करते हैं स्क्रीन पर तो मैं बड़ी प्रसन्न हो जाती। लगता है कि इम्तिहान में डिस्टिंक्शन नहीं, 90-95 नंबर लेके पास होकर आई हूँ। एनीवे, तो चूंकि आनंद बहुत है तो अपेक्षा है मेरा उत्तर भी सुंदर होगा। तो देखिए मामला क्या है, अमेरिका को अमेरिका सोचना हम लोग छोड़ दें और मान लें कि यूरोप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिकन शब्द हम उच्चरित करते हैं तो हमारा तात्पर्य न तो वहां के मूल निवासियों से होता है, उनका भी नाम अमेरिका नहीं है, ये तो एक फर्जी नाम है। न वहां पर आकर बसे हुए नागरिक बने हुए मैक्सिको के लोगों से हमारा तात्पर्य होता है, उनकी विशाल भूमि पर उनका कब्जा है। न हमारा तात्पर्य लैटिन अमेरिकन देशों से आए हुए लोगों से होता है, न हमारा तात्पर्य अफ्रीका से आए हुए लाखों लोगों और उनके वंशजों से होता है, न ही हमारा तात्पर्य एशिया से आए हुए लाखों लोगों से होता है। हमारा तात्पर्य केवल यूरोप से आकर बसे हुए लोगों से होता है। तो अगर हम थोड़ा सा यूरोप पर ध्यान देंगे, जब अमेरिका कहें तो ध्यान दें कौन लोग हैं, ये यूरोपियन लोग हैं।
तो समझने में बड़ी सुविधा हो। तो देखिए 20वीं शताब्दी तक, बल्कि अभी फिर यूरोप से और भाग भाग के जाएंगे अमेरिका। लगातार 500 साल मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कोलंबस जब गया है तो बहुत तटीय इलाकों में है, लेकिन चलिए 500 साल ही कह लीजिए। लगातार यूरोप के नंगे नंगे भूखमरे, कंगाल, सताए हुए अपराधी प्रवृत्ति, या जिनको अपराधी प्रवृत्ति का यूरोप का स्टेट कह रहा है, दुनिया भर के चर्च के यंत्रणा से गुजरे हुए लोग किसी तरह यूरोप से जान छुड़ा छुड़ा यूरोप अमेरिका जा रहे हैं, अटलांटिक के उस पार जा रहे हैं। जहां जा रहे हैं उसका नाम तो अमेरिका नहीं है। यह अमेरिका नाम क्यों रखा गया? अरे इसका नाम लिंकन रख दिए होते, इसका नाम वाशिंगटन रख दिए होते, इसका नाम कोलंबस रख दिए होते, इंग्लैंड रख दिए होते। अमेरिका का इस दोनों अमेरिका से क्या रिश्ता, ये आज तक पता ही नहीं। कहते हैं अमेरिका नाम, अमेरिगो नाम का कोई आदमी था, तो आदमी से क्या रिश्ता थी? फिलहाल इसको हम लोग, इसका नाम लिंकन या वाशिंगटन या ट्रम्प कह के बात करें, ये उसी तरह अमेरिका शब्द है। तो ये लोग जो भाग भाग के आए, तो इनको भागने का क्रम पिछली शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक इनको पते नहीं था ये यूरोप या ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है। यानी अटलांटिक तट से पैसिफिक तट तक ये जाने की यात्रा भी इनकी भयंकर खूनी रही है, भयंकर रक्त रंजित रही है। जितने ये यूरोप से आए उससे कई गुना लोगों को बहुत तड़पा तड़पा कर यहाँ मारा गया। अभी भी बहुत कष्ट में उनको रखा जा रहा है। तो एक जो इनके स्वभाव का ट्रेट मैं इस बात से जोड़ रही हूँ कि लगातार आते जाना, मार काट, नृशंस, खून खराबा, अकथनीय, उस पर कभी चर्चा करेंगे। मतलब हिटलर का जेनोसाइड इसके आगे फेल है। जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाला, इसके आगे फेल है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का मारा मारी उस नृशंसता के आगे फेल है जो यूरोप वालों ने इस धरती को स्वामियों के साथ किया और कर रहे हैं। तो इससे आज का क्या संबंध? लगातार मार काट नृशंसता से अपना काम बना ही लेना अंततः हो ही जाता है, ये इनके यहाँ पर है स्वभाव में। तो इनको न मार काट से कोई परहेज है, न छल कपट से कोई परहेज है, न नृशंसता से कोई परहेज है। किसी चीज से इनको परहेज नहीं है, पहली बात। और इनको लगता है ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, कोई उपाय से तो काम बन ही जाएगा। ये बात एक दूसरा, 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक आउट ऑफ नोवेयर, ये सुपर पावर है भाई। 1942, जहां तक मुझे याद है 1942 दिसंबर में जापान पर्ल हार्बर पर बम डाल के इसके बहुत से युद्ध पोतों को नष्ट करता है, अमेरिका के युद्ध पोतों को। तब तक तो ये किसी यूरोपीय युद्ध में घुसने को तैयार ही नहीं था ना भाई। इसका कहना था भाड़ में जाए वो यूरोप जिसने हमको मार के भगाया, या जहां जीना
अटलांटिक पार करने से अधिक कठिन था। अटलांटिक पार करना कितना कठिन था, कभी कथा सुनाओ। अटलांटिक पार करके इस धरती पर पैर रख के लड़ना भिड़ना मरना से कितना कठिन था, तो ऐसा यूरोप जाए भाड़ में। यही था ना अमेरिका, जिसको बिल्कुल। कहते हैं आइसोलेशन की पॉलिसी। पहली लड़ाई में इसको, अब इसके आने के पहले तक वो यूरोपियन वॉर था। इसके आने के बाद 1943 के बाद ये वर्ल्ड वॉर हो गया। मैं थोड़ा धीरे धीरे समझा के बता रही हूँ। हाँ, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जी जी। तो जो पहली लड़ाई थी यूरोपियन लड़ाई, वो दूसरी लड़ाई तक यूरोपियन लड़ाई ही थी। 45 के बाद इसको वर्ल्ड वॉर कहा गया है। और यूरोपियन लड़ाई क्या थी? वो जो जर्मनी है, जो स्वयं को हूण कहता है, आज भी वो अपने को जर्मन नहीं कहता है अपनी भाषा में। जर्मन उनको इंग्लैंड वाले कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा में, बाकी लोग क्या कह रहे हैं अपने लोग को नहीं पता। तो वो कह रहा है कि भाई हमारी जगह से तुम लोग हटो, ये पूरा जो सेंट्रल यूरोप है ये हम हूणों की भूमि है। कौन हूण? जो हम आर्य हैं। आर्य यानी कि हम मध्य एशिया से आए हैं, हमको हमारी स्मृति याद है, हम वेद वाले हैं, हम सर्वश्रेष्ठ वाले हैं। यही है ना जर्मनी हूणों का देश। तो ये अपनी जगह फैला रहा है। फैलाने में एक तरफ वो रूस मिल रहा है जिसको ये सब गिनते विनते नहीं है, दूसरी तरफ फ्रांस मिल रहा है। इंग्लैंड से तो ये लड़ने ही नहीं जा रहा है। इंग्लैंड को डर लग रहा है कि भैया ये तो पूरा यूरोप समेट लेगा और फिर आके हमारी छाती पर बैठेगा, और क्या पता हमारे सब जो कॉलोनी वॉलोनी बनाए हैं उस पर भी कब्जा कर लेगा। इसलिए इंग्लैंड जबरदस्ती कूदता है। और रूस कहता है अमेरिका कहता है मुझसे क्या लेना देना, अटलांटिक थोड़े पार करके आ रहा है। और ये सब जाए भाड़। तो वो पहला यूरोपियन वॉर है जिसको वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं, उसमें क्या हुआ संक्षेप में? उसके जो मर्चेंट नेवी हैं, यानी व्यापार करने वाले जहाज हैं, उनको, उसकी भी कहानी लंबी है। जर्मनी वालों ने पनडुब्बियों से जब मारना शुरू किया, नीचे से आके गिरा के पानी में डुबोना शुरू किया, तब अमेरिका आता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक एक घटना घटती है। क्या घटती है? यूरोप घुटनों पर नहीं आया है, छत विक्षत हालत में जमीन पर पड़ा, किसी तरह घायल, हाथ पांव टूटा कटा, सांस ले रहा है। यूरोप मतलब वही हाल इंग्लैंड का, वही हाल फ्रांस का, वही हाल जर्मनी का, वही हाल रूस का, और छुटके मुटके पोलैंड चेकोस्लोवाकिया ये बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये सब कोई गिनती है में नहीं, इनको ये लोग मनुष्य मानते ही नहीं है, चूहा बिल्ली मानते। और जितने मर गए, उसके दुगने चौगुने लोग तो घायल पड़े हैं। और उसके बाद जो भयंकर बीमारियां फैल रही, जो फ्लू नहीं है, पहले सबसे पहले वाला फ्लू, पहली यूरोपियन लड़ाई या वर्ल्ड वॉर के बाद का फ्लू, उसमें उससे ज्यादा लोग मर गए जो पहली लड़ाई में मरे थे। तो यूरोप तो ऐसे पसरा पड़ा है। और अमेरिका और सो कॉल्ड यूएसएसआर, सोवियत रूस, दो महाबली की तरह खड़े हो गए। तो ये इसके लिए एक नया अनुभव था। दूसरा, एक इसको बड़ा भारी, इसको भी और यूरोप वालों को भी बड़ा भारी डर सताने लग गया कि ये रूस जो सोवियत रूस के रूप में खड़ा हो गया है, यानी पैशाचिक कम्युनिस्ट रूस या पैशाचिक कम्युनिज्म, ये जर्मनी को हरा दिया। तो हम लोग की बिसात क्या? और सोवियत रूस का
भाषण, विश्व कम्युनिस्ट, इन सबों को जो चूहे की औकात के हैं, इन सबको रोग है वैश्विक होने का, ग्लोबल, यूनिवर्सल। इंग्लैंड को भी था, फ्रांस को भी था, जर्मनी को नहीं था, रूस को भी, अमेरिका भी, सब समस्त विश्व में फैलेंगे। और यही इनके पतन होने के प्रमुख कारणों में एक कारण, अपने औकाते भर फैलोगे ना भाई, हो तो तुम इतने इतने। अभी जो नक्शे में ये सब दिखते हैं, ये बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, क्योंकि ये जो नक्शा है जो हम लोग सामान्यतः देखते हैं, ये मर्केटर प्रोजेक्शन है। इनका वास्तविक आकार यदि देखना है तो ग्लोब लेके देखिए, ये कितने छोटे छोटे, और जो छोटे छोटे हैं वो भी मैंने सत्यलॉजी में बताया है, पहाड़ों से, जंगलों से, दलदलों से, नदियों से, मतलब बहुत कटा फिटा है, बहुत सारी इनकी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स है। तब 45 में दो तीन घटनाएं होती है। एक, सडनली जो कोने में पड़ा हुआ सिविलियंस को मार रहा है यूएसए, सडनली वर्ल्ड पावर हो गया, और वर्ल्ड पावर को दूसरे वर्ल्ड पावर का भूत गर्दन पर पकड़ लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे अधिक कम्युनिस्टों के खिलाफ देश के भीतर, देश तो है ही नहीं, स्टेट के भीतर मार काट चला। पंकज जी इसके विशेषज्ञ हैं, हम तो जरा बहुत जानते हैं। मैकार्थी करके इनका कोई विदेश मंत्री या महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उसको हर जगह कम्युनिस्ट दिखाई देते थे। बड़ा मार काट है इनके भीतर। अभी भी जो रिपब्लिक डेमोक्रेट हैं, उसमें एक वही एक्स कम्युनिस्ट वाला है जिसको वोक लेफ्टिस्ट कहते हैं, डेमोक्रेट शायद, और ये जो ट्रम्प है वो शायद रिपब्लिक है, चर्च वाला है। तो इन दोनों की भीषण मार काटी, यानी हम वर्ल्ड पावर भी बने और गले में, यानी इनका गॉड भी बने और गले में शैतान भी लटका हुआ है। दो बात। तीसरी बात, अब अमेरिका कह रहा है कि इस शैतान को तो हमको निपटा ही देना है, और जिसको शैतान कह रहे हैं वो कह रहा है, अरे जब जर्मनी को निपटा दिया मैंने, फ्रांस के नेपोलियन को निपटा दिया मैंने, तुम लोग को निपटाने में कई मिनट लगे। उसका भी कॉन्फिडेंस सुपर हाई। सुपर हाई क्यों? ये सब ताजे ताजे टटके टटके डॉन क्विक जॉट है। ये हम भारतीयों को समझना है, क्योंकि इनके संपूर्ण इतिहास में या इनकी स्मृति में राज काज विजय युद्ध सेना था ही नहीं। इस सब नया नया हुआ और होते ही अपनी औकात भूल के विश्व, ग्लोबल डोमिनेंस, सुपर पावर, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, सब ये सारी भाषा इनकी है। जो इनकी है, इनको न अपना औकात पता, न अन्यों का सामर्थ्य पता। दो बात हुई। तीसरी बात, 1945 से आज 2025, मोटा मोटी 80 साल बीता है। इस 80 साल में आज से 35 साल पहले 1990 में तो इनका कह रही हूँ, इनके इंटरनेशनल एजेंसीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, दुनिया भर के और है, इनकी रिपोर्ट आने लग गई कि भारत और चीन सुपर पावर हो रहा है। इन्हीं की रिपोर्ट है। यानी 80 में से 35 साल छांट दीजिए तो कितना बचा? 45 साल। यानी इनके अपने अनुसार इनका सुपर पावर 45 साल में डगमग नहीं। भाई रुकिए रुकिए रुकिए, 1970 में रिपोर्ट आने लग गई कि यूएसए यूएसएसआर नहीं रहेंगे, ब्राजील, जापान और जर्मनी सुपर पावर। यानी 45 से 70 कितना? 25 साल कुल। और ये इनकी रिपोर्ट है, हम लोग तो गिनती में नहीं, हम लोग तो डेवलपिंग, थर्ड वर्ल्ड, अंडर वर्ल्ड,
आए बाएं साएं सब खुद ही लिख रहे हैं। तो 35 साल में इनके अनुसार ये उतार पर हैं। तो अब इसके कई मनोवैज्ञानिक परिणाम होते। मैं लंबा तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, बहुत नहीं तो लोग समझेंगे नहीं। आप बताइए, बहुत संक्षेप है, बताइए बताइए। अब इसके आप जो जो बता रहे हैं बहुत संक्षेप है। कई मनोवैज्ञानिक जो परिणाम हुए, ये एक तो कोई पूरे देश को या पूरे स्टेट को या पूरे समाज पर एक सा सोच तो होता नहीं है, अलग अलग ढंग का होता है। तो एक माने ग्रुप कह लीजिए, लोगों के एक समूह की ये सोच है कि अरे बाप रे, इतनी जल्दी सब गड़बड़। एक ग्रुप दूसरा, हम सुपर पावर। जिस तरह से हमने बताया ना, 500 साल से आ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, हमने जर्मनी भी तोड़ दिया, हम दुनिया को सब तोड़ देंगे, हम सुपर पावर। एक ये भी है, एक ये भी है, भाई सावधान। सुपर पावर रहना तो है, लेकिन इस तरह तो न चल पाएगा। दो चार को साधना पड़ेगा, साथ में दो चार को लटकाना पड़ेगा। थोड़ा छल, थोड़ा प्रपंच, थोड़ा नरमी, थोड़ा गर्मी, थोड़ा टैक्टिस से काम बनेगा। और कुछ जो ज्यादा समझदार थे, उनका था भैया उतार तय है, तो इस उतार की तैयारी कर लो। अब इसके साथ कुछ और चीजें हुई, क्योंकि घटनाएं तो सब एक साथ घटती हैं। ये जो पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई हुई दो, और जो इंटर वॉर पीरियड था, यानी 20वीं शताब्दी का पहला 50 साल इनके लिए इतना भयानक था, जितना शायद नेपाल में जिन प्रधानमंत्री की पत्नी घर में जला दी गई, उन लोगों के लिए वैसा भयंकर नहीं होगा। क्यों? सब घटना 2-3 दिन में सलट गई। यहाँ 45 साल तो ये मामला लगातार है, और बिल्कुल। केवल 45 साल नहीं है। ये जो पोस्ट वॉर सेटलमेंट है, ये और भयंकर है। कैसे? यूरोप को दो हिस्से में बांट लिया, दो सुपर पावर हैं, आधा तेरा आधा मेरा। ये सब इस तरह से बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? डाकू हैं सब, लूटे हैं, कितना माल आया, हिस्सा लगाओ। वो जो, चलिए अभी इसी हिस्सा लगा रहे हैं ये। तो जो आधा गया सोवियत रूस के पास, वहां जो, मतलब इसको तो कितना भी मैं मुंह बना के बनाऊं, उसका दो चार डिटेल दूंगी तो खून जमने लगेगा। कितना भी मुंह बना बना के बनाऊं, बताऊं, अपने कॉन्शियस केस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? भारतीयों ने कभी वैसा देखा ही नहीं कि जो मुस्लिम पीरियड का नाश है अपने देश में, मंदिरों का और तरह तरह का, उसके सामने कुछ नहीं है। और ये जो दुनिया भर की 20वीं शताब्दी में कथा गढ़ दी गई कि 1 लाख लोग 1 लाख लोग बेच दिए गए, खरीद लिए गए, स्त्रियां गुलाम बना दी गई, चूंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, इसलिए हमारे तत्कालीन कथा, कहानी, कविता, मुहावरे में ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि हुआ ही नहीं था, इसलिए हमारे अनुभव में भी नहीं है। ध्यान दीजिए जो मैं बात कह रही हूँ, ये महीन बात मैं कह रही हूँ। पार्टीशन के समय जो हुआ, उसको प्रोजेक्ट किया गया पास्ट में, लेकिन वस्तुतः तो नहीं हुआ। तो भारतीयों के साइके में नहीं, जो होता है वो बोली में, मुहावरे में, कथा में। जैसे राजा भोज और गंगू तेली। अब गंगू तेली थोड़ी महान गांगे राज हैं, पंकज जी ज्यादा जानते हैं, देव, लेकिन हाँ। वो हार, हाँ, गांगे देव महाराज, हाँ। गांगे देव महाराज महाराज गांगे हैं। देव।
लेकिन वो हार गए तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यानी हम लोग के साइके में है कि महाराज भोज बहुत वो हैं और गांगे कोई उनसे कमजोर से है। तो भारतीयों ने महाभारत देखा, भारतीयों ने रामायण, ये रावण की कथा सुनी, दोनों में उसका अंश भी नहीं है जो यूरोप ने केवल 45 साल नहीं देखा। 45 प्लस पोस्ट वॉर कब तक? 1990 तक, जब तक सोवियत रूस टूटा नहीं। केवल 90 तक नहीं, 18वीं शताब्दी में, 17वीं में, 19वीं में यूरोप के भीतर जो मार काट हो रही है, जैसे लकड़ बग्घे लाश को चीर के खाते, ये लाश को खींच खींच के खूनी पंजों से खाना, ये लगातार है और पीछे भी जा सकता। अभी चूंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, इसलिए पोस्ट कोलंबस ही बात कर रहे हैं। क्या है? विच हंट्स है, इंक्विजिशन है, ये कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का झंझट है, इनलाइटनमेंट है, मतलब अकथनीय है, अकथनीय। तो इसका जो इनके साइके पर प्रभाव है, तो 1945 के बाद ऐसा लगा एक साइजेबल अमेरिकन लोगों को, इट्स ऑल ओवर। अब बाकायदा नेशन स्टेट बन गए हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा उपाय करें कि ये जो हम लोगों को भौतिक सुख सुविधा मिला है, भर पेट खाना, नहाना, तन पर कपड़ा, थोड़ा बहुत दवाई पानी, थोड़ा बहुत छत। कब की बात कर रही हूँ? 1945। अभी शैम्पू नॉर्मल नहीं है। एवरेज अमेरिकन और एवरेज यूरोपियन मंजन नहीं करता है, ब्रश नहीं करता है, साबुन नहीं है, अंडरवियर नहीं है, जूता चप्पल नहीं है। सबको कब मिलेगा? जब उतना प्रोडक्शन हो जाएगा। तो उतना प्रोडक्शन कब हुआ है देख लीजिए। अगर आप आंकड़ों में जाके देखें, जिसको टॉयलेट पेपर कहते हैं या फ्लश वाला टॉयलेट कहते हैं या नल में आने वाला पानी कहते हैं, लेबोरेटरी में बन जाना, 2 4 10 लोगों को मिल जाना, या 100 में भी नहीं, 1000 10 हजार में एक प्राणी को मिल जाना और सबको मिल जाना। तो 1970 तक आते आते इनमें से करीब करीब सबको मिलने लग गया। अब ये बात अलग है कि 1970 तक भी नॉर्वे वगैरह में टट्टी बर्तन में ही करते थे। आप लोग गूगल पर जाके सर्च कर लीजिए। मतलब पूरे यूरोप में तो 1970 में भी टट्टी किसी टॉयलेट नुमा जगह नहीं कर। और मेडिसिन वगैरह तो आने में और अभी तक नहीं आ पाया है सबके पास। तो एक साइजेबल सेक्शन ऑफ अमेरिकन को लगा, और यूरोप में खास करके, कुछ भी हो जाए लड़ाई तो नहीं होने। तो आपको ध्यान होगा पैसिफिस्ट का, नो वॉर वालों का एक बड़ा ग्रुप खड़ा हो गया यूरोप और अमेरिका। ये वो लोग थे जिनको 45 तक की लड़ाई का और ईस्टर्न यूरोप में 90 तक का सब कुछ याद है भाई। पंकज जी का जन्म 45 का है, पूछिए इनको 1960 का सब तो याद है ना। और 1940 में क्या था भारत में, 45 में क्या था, ये बचपन में माता पिता से सुन ही रहे हैं ना, अड़ोस में पड़ोस में स्कूल में दादा से दादी से बुआ से सुन ही रहे हैं ना। तो यूरोप का जो ये वर्ग तैयार हुआ, कुछ भी हो जाए युद्ध नहीं,
तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेसी कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियनिज्म कर रहे हैं, और ये जो डरे हुए लोग हैं, ये ईस्टर्न मिस्टिसिज्म की तरफ बहुत झुके हुए लोग, और सीधे सीधे सनातन धर्म ना कह के ईस्टर्न मिस्टिसिज्म कहते हैं। यही हिप्पी मूवमेंट का समय है। और फिटजास कापरा की जो पुस्तक है, पहली पुस्तक ताओ ऑफ फिजिक्स, मुझे जहां तक ध्यान है 1970-72 में छपी है। ये वही समय है जब तिब्बत पर 56 से ही कब्जा करना शुरू कर दिया था, 60-62 तक तो पूरा कब्जा, कम्युनिस्ट कब्जा हो गया है। तो तिब्बत वाले भाग भाग के यूरोप अमेरिका बहुत गए हैं। हाँ हाँ। और भारत से, मेरे सुनने वालों को तो नहीं, पंकज जी का जनरेशन, मेरा जनरेशन को तो याद है, भारत से बहुत भगवान लोग गए, बहुत साधु संत, रजनीश, हरे राम हरे कृष्ण, बाल स्वरूप भगवान, माने सैकड़ों साधु संत योगी गए। तो भारत एशिया सनातन धर्म के प्रति प्रचंड आकर्षण का प्रभावशाली लोगों का भी एक वर्ग है। तो सार में अगर बताएं तो जिसको हम अमेरिका कहते हैं या यूरोप कहते हैं, वो कोई मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है। संसार में कोई मोनोलिथिक नहीं सोसाइटी। एक ही समाज में या एक ही राजनीति में या एक ही स्टैब्लिशमेंट में 3, 4, 5 प्रभावशाली समूह हैं जिनका चिंतन इन ब्लॉक्स में बटा हुआ है। ये आपस में इंटरैक्ट भी कर रहे हैं। कभी ये प्रभावी हो जा रहा है, जैसे जो बिडेन वाला डेमोक्रेट लोग, या कभी ये प्रभावी हो जा रहा है ट्रम्प वाला रिपब्लिक ग्रुप, जो मागा की बात कर रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, माने हम यूरोपीय लोग ही सब कुछ, बाकी सबको भगाओ भूख। अरे भाई, भागने का पहला नंबर तो तुम्हारा है ना जी, मागा वाले हैं। तुम लोग ना सेकुलर हो, तुमने ना हिंसा की है, तुमने ना खून किया है, तुमने ना नरसंहार किया है, तुम ना यहाँ पर सबसे अधिक बिना कागज वाले इलीगल सेटलमेंट वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे पास तो कोनो कागज वाले नहीं हो। जो लैटिन अमेरिका वाले हैं, मेक्सिको वाले, उनकी तो भूमि है। अफ्रीका वालों को उनकी इच्छा के विरुद्ध तुम जबरदस्ती लेके आए, उनका अधिकार है। अब बाकी सब कागजे से आए हैं। बिना कागज वालों की संतान तो तुम हो ना जी। ये भी एक जबरदस्त ट्रेंड वहां चल रहा है। तो कहीं पूरे उस यूरोपियन समाज में दबंगई भी है और भीतर एक गहरी बेचैनी भी है। स्वयं के सच्चाई को जानकर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हमको यूरोप भेज दिया जाएगा, इस पर लगातार विचार हो रहा है। क्या मूल अमेरिकन लोग हम लोगों को रहने देंगे? क्या ये एशियाई अफ्रीकन लोग जो यहाँ अधिक मात्रा में आ गए हैं, इनमें और मूल निवासियों में फॉर द टाइम बीइंग कोई समझौता होने वाला है? तब तो हम लोग उन्हीं आधारों पर सबसे बड़े अपराधी हो जाएंगे जिसका भाषण दुनिया को दे रहे हैं। ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी ऑफ जेंडर, इक्वालिटी, फलाने ठिकाने फ्रेटर्निटी, दुनिया का आए बाएं साएं सब बतियाते रहे हैं। उस ग्राउंड पर सबसे बड़े अपराधी तो हम ही सिद्ध हो जाएंगे। करें तो क्या? तो ये अमेरिकन यूरोपियन समाज के दो मेजर ट्रेंड की मैंने चर्चा की अभी। एक
लगातार मार काट पैशाचिक ढंग से जो चाहा वो मिलता गया और एक ऐसी स्थिति बन गई जो सपने में भी नहीं सोचा था। महाबली संसार का बादशाह कौन भूखा नंगा भेड़ियों की तरह कटता मरता। तो हम किसी तरह तो कुछ कर ही लेंगे और नहीं करेंगे तो मरेंगे मार के मरेंगे। एक ये चल रहा है, साथ साथ ये भी चल रहा है उसी समाज के भीतर कि भाई हम यहाँ रह भी पाएंगे कि नहीं, हमारा भविष्य क्या है, हम थोड़ा तालमेल कर लें, थोड़ा मिलजुल कर चले वगैरह वगैरह। एक और है कि भाई ये बहुत हो गया ये सब नंगापन, ये चर्च का एट्रोसिटी, ये वामपंथ का एट्रोसिटी, ये वोकिज्म का एट्रोसिटी बहुत हो गया। अंततः है हम तो हैं तो मनुष्य ही और हम सब भी उसी सनातन धर्म की संतान है। आखिर अमेरिका हम आए हैं यूरोप से और यूरोप हम आए हैं सेंट्रल एशिया से, तो मूल तो हमारा एक ही है। तो क्यों ना हम अपने मूल की तरफ मुड़ चले। तो इससे इस घाल मेल से जो निकला है तो उनकी स्वाभाविक है फॉरेन पॉलिसी भी प्रभावित है, कूटनीति भी प्रभावित है, डिफेंस भी प्रभावित है। तो कोई ये ऐसे लोग नहीं हैं जो शांत चित्त होकर दत्त चित्त हजारों साल के प्राचीन अनुभव से आगे के हजारों साल के बारे में निश्चिंतता से जी रहे हूं। जैसे मैं भाषण दे रही हूँ तो मुझे पता है कि 60 मिनट तक बोल सकती हूँ, नहीं मन हुआ तो 40-45 मिनट में भी समेट लूंगी, कोई चित्त में हड़बड़ नहीं है। अच्छा जो छूट जाएगा उसको अगली वार्ता में ले लेंगे, और कुछ अधिक सूझेगा तो और अधिक वार्ता कर लेंगे। एक शांत स्वस्थ सहज चित्त। अब इसको तुलना करके बता रही हूँ। जैसे भारत में मैं उदाहरण ले रही हूँ अपने माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, ये और इनकी पूरी की मोटा मोटी हम लोग सदा महान रहे हर अर्थ में। धर्म में विशेष थे, इसी कारण आर्थिक जगत में, फाइनेंस में, मिलिट्री में, राज्य चलाने में, समाज का संगठन चलाने में, परिवार चलाने में, भोजन में, वस्तु में, गहने में, आभूषण में, वस्त्र में, केश सज्जा में। अभी कहाँ मैं यूट्यूब में जो छोटा छोटा आता है, एक मंदिर में कितने प्रकार का, 60 प्रकार का कि कितने प्रकार का स्त्री का बाल का, ये वाला बाल भी वहां बना हुआ है, मूर्तियों में बनाया है। तो हमारे उनको पता है कि सब पता नहीं सनातन काल से हम करते आए हैं। इस 100-150 साल का एक ग्रहण लगा था भारत में। ग्रहण मोटा मोटी ओवर है और हम लोगों को बैठ के अगर लगातार मेहनत करेंगे, लगातार कार्य करेंगे, लगातार धर्म की शरण में रहेंगे, लगातार हम भगवान का स्मरण करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, समस्त धार्मिक कार्य अनुष्ठान अच्छी तरह करेंगे, तो हम धीरे धीरे पुनः अपने श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। सहज विश्वास है। क्यों? ऐसा ही था और ऐसा ही वही यूरोपियन इस्टेब्लिशमेंट बता रहा है कि भारत पुनः महाशक्ति बनने जा रहा है। तो शांति से, धीरज से, ठंडक से हम काम कर रहे। हमारे पास कोई भी पश्चाताप या घबराहट नहीं है कि हमने लाखों को मारा है, हमने करोड़ों को मारा है, हमने अमानुषिक अत्याचार किए हैं, नृशंसता किए हैं, हाय हाय हमारा क्या होगा, नहीं है। हमारा ये भी नहीं है कि भगवान जन्म भर तो भूखे मरे, हम अब जरा सा तो सांस मिला है ये भी जा रहा है कि नहीं। शांत स्थिर चित्त से हम काम कर। कंट्रास्ट से हम ये बताएं। अब एक चीज और हो रहा है, वो ये कि साहब some kind of resettlement is happening।
कि भाई ये वर्चस्व तो नहीं है, उतार तो है। भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न लोगों ने बात कही है, डीडॉलराइजेशन कहा है, रिजर्व करेंसी जा रहा है, इकोनॉमी डोलड्रम्स में है, तो मैन्युफैक्चरिंग चला गया है, तो पॉल्यूशन की समस्या है, तो दुनिया भर की बात हो रही है। और ये कि साहब एशियन लोग उभर रहे हैं, तो भाई उभरेगा वही जिसके उभरने का सनातन अधिष्ठान है। ठीक है, तुम भारतवर्ष में बहुत से एनिमी स्टेट खड़े कर दिए हो, भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब अभी अभी कल तक भारतीय राज्य के ही तो हिस्से थे। भरत राष्ट्र तो ये आज भी है। उस भरत राष्ट्र में असुरों का उत्पात और असुरों का राज्य हो गया। इनको मियाँ मुसलमान कैसे कहें? मियाँ मुसलमान मोमिन तो उसको कहें जो कुरान के अनुसार चले। इन सबों ने तो कुरान की ऐसी तैसी कर रखी है, तो ये कौन है? ये सब वहीं से प्रेरणा लेने वाले, कुरान से प्रेरणा लेने वाले, जिहाद इनकी एकमात्र प्रेरणा है और माले गनीमत इनकी एकमात्र प्रेरणा है, और उसकी उनको वहां मनाही है। इनको माले गनीमत से अगर पैगंबर साहब आ जाए तो छदाम भर ना दे। तो ये जो राक्षसों का, दैत्यों का जो बहुत राज्य भारत में हो गया है, तो हम लोगों को महिषासुर मर्दन का स्वभाव है। भस्मासुर, महिषासुर, त्रिपुरासुर, ये सब आते बाते रहते ही तो छुटपट है, बहुत ही छुटपुटिया टाइप के, फुलझड़ी टाइप के असुर है। इनको तो शायद हमारे पुलिस को एक बार राज्य छूट दे दे तो इन लोग को निपटा ले, सेना की भी शायद जरूरत ना पड़े। एनीवे, तो पुनः अपने स्थान को कौन प्राप्त करेगा? भारत। तो अब अमेरिकन लीडरशिप एक जो आती जाती रहती है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट यानी मोटा मोटी यूरोपीय लोगों वाला इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट मतलब उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनका सीआईडी, उनका डिफेंस जिसको पेंटागन, सीआईए और राम जाने क्या क्या कहते हैं, ये लीडरशिप की तुलना में स्थायी है। और इनका यूनिवर्सिटी सिस्टम, ये सब मोटा मोटी कभी तो उचकता है और फिर उचकने पर मार खाता है, तो फिर ठंडा के नॉर्मल होता है। अन्यथा 25 साल से बार बार आ रहा था अभी टैरिफ वॉर के समय अमेरिकन लोगों का, कि 20-25 साल के अमेरिकन मेहनत, मोटा मोटी अमेरिकन जब बोलूं तो यूरोपियन डाल लीजिएगा, अमेरिकन मेहनत पर ट्रंप ने अशिष्टता करके पानी फेर दिया निरर्थक। क्या मेहनत थी? भारत को पटा कर अपने पास लाओ, जो लाओ। अमेरिका को यदि जिंदा रहना है, कैसा? जरा ठाठ बाट, जरा सुपर पावर का पोस्चरिंग करते हुए, लेकिन काम धंधा कम करते हुए, तो भारत हमारा मित्र, ये एलआई कहते हैं, ये मित्र, फ्रेंड नहीं कहते, फ्रेंड से निचला इनका होता है एलआई। तो भारत को हमारा सहयोगी होना चाहिए, तभी हम कम्युनिस्ट चीन से निपट पाएंगे, तभी हम रूस से निपट पाएंगे, और तभी हम ये टेररिस्ट, जो ये मिडिल ईस्ट वाला झंझट है, इस्लामिक झंझट जिसको ये लोग कहते हैं, इस्लामिक टेररिज्म से हम निपट पाएंगे। और बिना वजह ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी से पर्सनल कोई मामले का झगड़ा लेके तील तूफान करके काम बिगाड़ दिया। अब साहब पूछिए कोई, सन 45 में आप सुपर पावर बने, अब 20 साल 25 साल चलो 2000 से तुम भारत को मिला पटा रहे हो। तुमने ये तो नहीं कहा कभी कि भारत अमेरिका को मिला पिटा रहा था, या भारत यूरोप को मिला पटा रहा था, या भारत रूस को मिला पिटा रहा था। क्यों? भारत के स्वभाव में नहीं है भाई।
हम लोग चक्रवर्ती है, हम लोग लोगों को अभय उभय देते हैं। अब देखिए, जब कोरोना आया, वही पुराना स्वभाव, जहाँ वैक्सीनेशन बना रहे, थोड़ा घर में खर्च करो, थोड़ा बाहर भेजो। जहाँ अनाज वनाज हुआ, थोड़ा घर में रखो, थोड़ा बाहर भेजो। जहाँ कोई कहीं पर अकाल हो गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कोई और आपदा आ गई, नहीं जी, जाओ जाओ जाओ, तुरंत संभाल। क्यों? इसी बड़प्पन से रहना ही हमको आता है। हमको छीनना झपटना हम जाने ही नहीं है भाई, हमको जरूरत ही नहीं पड़ा। 100-150 साल का जो ग्रहण काल भी पड़ा, केवल एक बात कह के मैं बात पूरी कर रही हूँ। बंगाल में चर्चिल ने जो अकाल क्रिएट करके, लोग उसका जो वर्णन है पढ़ के हिल जाता है आदमी। मनुष्य केवल हड्डी का ढांचा रह गया था, लोग भाग भाग के शहरों में आ रहे थे, सड़कों पर पड़ के मर जा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने रिकॉर्ड लिखा है, किसी ने दुकान से अनाज नहीं चुराया। मर गए, और कैसा मरे, ये नहीं कि एक बार गला कटा मर गए, महीनों की भूख से जर्जर होके मरना। इसका जब वर्णन पढ़ेंगे आप लोग, तो भी ठीक से भीख भी नहीं मांगा गया, चोरी तो था ही। क्यों? अन्न की प्रचुरता वाला देश है, ये देना जानता है, चुराना झपटना नहीं जानता था। तो ये जो अमेरिका हम देख रहे हैं, नेपाल में कर रहा है हु हु करके, और भी मैं इस पर लंबा बताऊंगी। तो अपनी औकात न जानना, दूसरे का सामर्थ्य न जानना, लॉन्ग टर्म राजनीति कैसी होती है, 100 साल की, 1000 साल की, 500 साल की, पते ही नहीं। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों ये कर लिया, न लज्जा है न शर्म है। कारण कभी पहले किया हो बाप दादा ने, तब पता हो ना। अब जैसे मैं मारवाड़ी घर की हूँ, तो मारवाड़ी घर वालों को यही सीखा है, कम है ज्यादा है, देते रहना है, देते रहना है, देते रहना, मांगना आता ही नहीं। इसी प्रकार किसी भी जाति में जो गृहस्थ है, उसको जन्मा है, मर जाएगा, उस दिन तक यही सुनेगा, पालना है, घर को पालना है, कुटुंब को पालना है, ब्रह्मचारी को पालना है, वानप्रस्थी को पालना है, सन्यासी को पालना है। पालना मतलब देना है, देना है, देना है। साधु संत को कहा, क्या कहा गया? रखना नहीं है, रखना नहीं है, अगले समय के भोजन की चिंता नहीं करनी है, मिल जाए वाह वाह, नहीं मिले भूखे रहो। तो भूखे रहने वालों को भी अभ्यास है। तो अभी मैं एक बार बात को रोक रही हूँ, मैंने प्रयास किया है, ये जो रीसेटलिंग हो रहा है उन लोगों के लिए, यानी उनके हाथ से चीजें जो जा रही हैं, उसको पकड़े रहने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन उसको पकड़े कैसे रहा जाता है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बाप दादों ने कभी किया ही नहीं था। एक भी पुस्तक नहीं है, एक भी कहानी नहीं है, एक भी गाना नहीं है कि राजकाज कैसे चलता है। हमारे यहाँ तो एक तो पूछिए 515 कथा मिल जाएगी। बात बिखर तो नहीं गई ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने उनके स्वभाव के विषय में मैंने पूछा था, तो वो अच्छे से बताया है। अब इसमें से कुछ और प्रश्न निकलते हैं जो अगली बार करेंगे। नहीं, थोड़ा सा और कर लें तो मेरी बात रिलेट हो जाएगी नेपाल से। प्रश्न ये है कि यद्यपि इनकी असुरक्षा, इनका बौद्धिक दैन्य और इनकी पैशाचिक वृत्ति, तीनों का आपने कारण भी बता दिया और उसका एक संकेत भी दे दिया, लेकिन ये हमारे जो क्षेत्र हैं, जिसे आप भरत क्षेत्र कह रही हैं, श्रीलंका था, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अब इसमें वहां हम उस रूप में हम नहीं हैं, हमारे क्षेत्र हैं, लेकिन वहां इनके लोग हैं, इनके द्वारा दीक्षित प्रशिक्षित, इनकी बुद्धि से
इनकी पैशाचिक बुद्धि से ग्रस्त या प्रेरित, है ना। कोई अपने को मुसलमान कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई कम्युनिस्ट कहता है, लेकिन पाप के लिए, दुराचरण के लिए तैयार, और अपने श्रेष्ठ संस्कारों का कहीं कोई ज्ञान तक नहीं, स्मरण नहीं, उसके प्रति भी घोर अज्ञान, और ऊपर से दुराग्रह की कुछ नहीं था, सब झूठ है। तो ऐसे में ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो आपने जो कहा उससे एक तो आशा बनती है कि इनको गरज है भारत की, तो अगर हमारा शासन सशक्त रहेगा तो ये बार बार उसकी ओर झुकेंगे। तो एक तो ये प्रेरणा मिलती है, लेकिन इसके साथ ही शासन तो मोदी जी के आने के बाद सशक्त ही है, हमने सैन्य तैयारी अच्छी कर ली है, और मुझे ऐसा लगता है लगता मैं है कि समझ गई। अपने लोग हाँ, पहले बात किए थे। देखिए, इसमें हाँ, जो आशा का जो प्रचंड कारण है वो ये है हाँ, कि श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, इन हम्म, चारों में जिन कुकर्मियों से ये डील कर रहे हैं, हम्म, इनका मुख्य आधार लोभ है। हम्म, यानी जिनसे डील कर रहे हैं वो हम्म, भिखमंगे टाइप लोग हैं। बिल्कुल, यानी देने पर वो कार्य करेंगे, हम्म, नहीं देने पर नहीं करेंगे। ठीक। हम्म, तो हम्म, यानी भारतीय राज्य यदि 3-4 चीज करता है जो कि कर रहा है, जहां देने लायक लग रहा, अच्छा हम दे रहे, रुको और देखो, खबरदार जो वहां से लिया लिया तो हाथ पांव काट देंगे। ठीक है। हम्म, हम्म, चूंकि वो लोभी है तो कमजोर है, वहां हम्म, से लिया तो हाथ पांव काट देंगे, मतलब दंडित करेंगे। अच्छा चाहिए ही, हम दे रहे हैं। हाँ। तो यानी भय और लोभ से इन क्षेत्रों के कमजोर लोगों को हैंडल करना, दंड से, शासन से, और जो थोड़े ठीक ठाक लोग हों उनको लोभ से। इन्होंने क्या किया? लोभ दिया। जो एनजीओ की फंडिंग है वो किसको है? हम्म, जो समाज के कमजोर चरित्र के लोग हैं। हम्म, जैसे नेपाल में 2 नाम आ रहा है, एक कोई कौन सा शाह है, बालेन शाह हम्म, और गुरु, और बहुत सारे एनजीओ इनको पैसा दिया। तो ये कौन लोग हैं और किनको आगे ये कर रहे हैं? लड़कों को, जिनको समझ नहीं है। यानी उसी समाज का जो परिपक्व क्लास है वो इनसे दूर है। तो अब कोई, मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो मुझे सूझ रहा है, इनके एजेंट इन सब जगहों पर कमजोर लोग हैं। जैसे बांग्लादेश में वो यूनुस है, उसको 20 साल में खड़ा किया, 10 साल में खड़ा किया, और इनके लोग जिस प्रकार का गर्हित कार्य करते हैं उसी समाज में निंदनीय है। तो भारतीय राज्य 5-7 साल में इन कमजोर लोगों को दंड से और लोभ से, राजनीति में तो सब करना पड़ता है, दंड भी, लोभ भी, भेद भी, हाँ, साम हाँ, भी, दाम करना भी, पड़ता चारों करना पड़ता है। उसका तरीका ही है, कोई एक नीति से सब काम नहीं होता है। तो ये हमारे लिए इस अपने चारों तरफ के लोगों को हैंडल करना आसान है, क्योंकि इनको हम जितना जानते हैं उतना ये तो नहीं जानते हैं। नहीं। उनको जानने में उनसे, या जैसे एक उदाहरण, पाकिस्तानियों को, यानी मुसलमानों को, मियाओं को अमेरिका ने कितना पाला पोसा, और उसामा बिन लादेन को ले जाके बेटाबाद में सब पाल पोस रहे थे, हम्म, और वो नहीं जान पाए, उनको जानने में 10 साल लग गया। भारत के लिए अपने क्षेत्र में सब कुछ जान लेना सहज है।
बिल्कुल जिनको हम अमेरिकन कहते हैं, इनका अपना घर और अपना क्षेत्र तो केवल यूरोप है ना भाई। बिल्कुल। यूरोप के बाहर इनका विदेश है। हाँ। तो अगर ये इतना कर ले रहे हैं तो हम अपने क्षेत्र में तो बहुत कर लेंगे। तो एक सवाल हाँ, आता है कि आज तक क्यों नहीं कर पाए। अरे नहीं वो भाई, तो आज समझ, तक राज्य का नियंत्रण देशद्रोहियों के हाथ में था, हाँ वो तो समझ में आता है, वो तो सही है। लेकिन समाज इतना देशभक्त था कि वो देशद्रोही भारतीय राज्य का कमांड हाथ में लेके भी इतना ही हानि कर पाए। जी, बात है। तो आज लेकिन आपका समेट लेकिन लें। जी, हाँ आप सब, लेकिन ये जो देशभक्त शासन है मोदी जी के नेतृत्व में और अच्छी टीम भी है, तो आपको इस पर बहुत विश्वास है। इसकी बहुत से चमत्कारिक परिणामों से हमको भी विश्वास होता है। लेकिन इनकी भाषा कई बार अजीब सी होती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किस किस को खुशामद कर रहे हैं या कहाँ जो चल रहा है उसी में कहीं जय जगत कह रहे हैं, कहीं वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं। कहाँ है वसुधा कुटुंब? तो ये मुझे जो केवल लगता है मुझे जो कूटनैतिक लगता वाक्य है होगा। हाँ 100 साल का जो ग्रहण काल है, उसको उतरने में 25-30 साल तो चाहिए। हाँ हाँ हाँ। एक दूसरा, एक ही ये लोग व्यक्ति है ना मूलतः। तो हाँ, ये कमाल की बात है कि ऐसे व्यक्ति लोग देशद्रोहियों से छिद्र छिद्र कर दिए हुए सिस्टम में इतना परिणाम दे पा रहे हैं। हाँ ये बात आपकी ठीक है। तीसरा, हम्म, भारत को जैसा हर कोई देशभक्त देखना चाहता है, उसमें 25-30-40 साल तो लगेगा ना। हाँ निश्चित लगेगा, उसमें सबका धीरज भी है, भारतीयों में बहुत धीरज है हिंदुओं में। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो है, भाई राज्यकर्ता जो करेगा सो करेगा। नागरिक अपने तई अपने घर में बैठकर अपने निजी जीवन में अपने परिवार, इष्ट मित्र, कुटुंबजन, मित्रों को ट्रेनिंग के लिए क्या कर रहे हैं। अरे कुछ ठीक न बात। करो, एक माला जाप तो करो भगवान से। जो गंगा बिल्कुल स्नान नर्मदा स्नान करते हैं वो स्नान तो करो। हम ठीक जब बात है। उनमें अपने राज्यकर्ताओं में अनेकानेक कमियां ढूंढते हैं, तो हम्म, हम हम्म, केवल ये देखें कि हम्म, वैसे श्रेष्ठ राज्य का श्रेष्ठ हम्म, नागरिक कैसा होगा, वैसे हम हैं क्या। ठीक है। देखिए, ये बात 140 करोड़ में केवल 1 करोड़, यानी 1% भी नहीं, भारतीय तय कर लें। यानी करीब 1.5 करोड़ भारतीय संकल्प लेकर अगले 10 साल में स्वयं वैसे बन जाए जैसा उस श्रेष्ठ राज्य के नागरिक को होना चाहिए। बहुत इसी सुंदर। इसी 1.5 करोड़ में से वो लीडरशिप निकल आएगी 15 लाख। हाँ निकल आएगी। इसीलिए मेरी आशा है। बहुत सुंदर, आपकी आशा से हम भी आशान्वित हैं, पूरा विश्वास है। तो आज यहीं समेटते हैं बात को। अब इससे आगे और बहुत से प्रश्न उभर रहे हैं जो अगली बार करेंगे। ठीक है। और पंकज जी मेरी बड़ाई करेंगे तो मैं 90-95% लाने का प्रयास करूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ाई कर रहे हैं आप। जो कम से कम बहुत ही कम शब्दों में आप इतने सारे तथ्य बता रहे हैं जो कम ही लोग बता पाते हैं। तो आपका तो अभिनंदन है, बहुत ही सुंदर। तो आपके ठीक है। आशीर्वाद से मैंने पढ़ाई भी तो बहुत की है। बहुत 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 की है, वो तो दिख ही रहा है, प्रस्तुति में दिख रहा है। ठीक है, तो आज बात समेटते हैं। धर्म की जय हो। जय हो, अधर्म का नाश हो, तो प्राणियों में सद्भाव हो, सद्भावना विश्व हो, का कल्याण हो। कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।